हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं स्टूडेंट प्रोफेसर कमल कुमार मेहता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी यहाँ पर। दोस्तों, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित कृषि एवं आर्थिक विकास का जो सेक्शन है उसे कवर करने में, जिसमें हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक्स दिए गए हैं, जो जो सब टॉपिक्स हैं उसके उससे संबंधित कंटेंट, उससे संबंधित मटेरियल और उससे संबंधित क्वेश्चन जो है इस सीरीज में हम करने वाले हैं। अभी तक हमने 2 क्लासेस जो हैं अपलोड कर दी है आपके लिए। उन क्लासेस में हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सहायता मिली होगी और आपके फीडबैक का हम लगातार इंतजार कर रहे हैं कि हमें और क्या क्या जो है कंटेंट आपको अवेलेबल करवाना है। साथ ही साथ हमें फीडबैक जो आ रहे हैं, कमेंट्स जो आ रहे हैं और जो बातचीत हो रही है कि आपको जो है इससे संबंधित जो कंटेंट है उसकी जो पीडीएफ या पीपीटी जो है वो आपको अवेलेबल कराई जाए। तो उसके लिए दोस्तों थोड़ा सा आपको एक स्टेप आगे चलना होगा, और वो अभी मैं चैनल बता दूंगा कि कहाँ से आपको जो है वो पीपीटी की जो पीडीएफ है वो अवेलेबल होने वाली है। इसके साथ ही जो है हम, जैसे आज का आपका जो टॉपिक देख रहे हैं, राजस्थान में कृषि एवं खनिज आधारित उद्योग, तो अभी ये जो एक क्लास है वो कृषि आधारित उद्योगों की होगी और एक क्लास जो है वो खनिज आधारित उद्योगों की होने वाली है। ठीक है। तो इससे संबंधित हमने पहले हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे, फिर हमने इनके लगभग 100 क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार किए हैं और वो क्वेश्चंस भी जो है आपको मिलेंगे, और उसमें से कुछ क्वेश्चन तो हम सॉल्व करवाएंगे जिससे ये पता चल सके कि हमारे क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके का है और पैटर्न जो है एग्जाम में क्वेश्चंस को लेकर किस तरीके का होता है। ठीक है। इसके अलावा बाकी की जो टेस्ट सीरीज है, बाकी का जो मॉड्यूल टेस्ट है, वो आपको कहाँ से मिलेगा वो हम बात अभी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं आगे की क्लास में। तो अब इससे पहले वाली जो 2 क्लासेस हुई हैं उनकी पीपीटी और उनकी जो पीडीएफ है वो आपको, और अभी जो कंटेंट आने वाला है लगातार और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो इससे संबंधित करते हुए जाएं। तो कुछ क्वेश्चंस जो तो हैं हम यूट्यूब पे सॉल्व कराना हमारे लिए पॉसिबल है, क्योंकि क्लासेस को ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते, टाइम की कमी है। कोशिश ये करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हम करा लें, उसके बाद बाकी जो मॉड्यूल क्वेश्चंस हैं वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएं। तो इसके लिए थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। चैनल का तो हमारा पता ही है आपको। इसके अलावा आपको प्ले स्टोर पर एटीएस हब के नाम से एक जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप प्ले स्टोर पर यू भी सर्च कर सकते हैं। ये क्या है कि नया ऐप कुछ दोस्तों की टीम ने तैयार किया है, जिसमें वो आपको जनरलाइज कंटेंट ना करने की बजाय आपको स्पेसिफिक जो कंटेंट है कि जितना चाहिए उतना ही आप लीजिए, उस कंसेप्ट पे तैयार किया है कि केवल पॉलिटी चाहिए तो आप पॉलिटी पर जाइए, केवल इकोनॉमी चाहिए तो इकोनॉमी पर जाइए। और बहुत सारे जो टीचर्स हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी सरकारी सेवा में हैं या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रख रहे हैं, उनकी जो है टीम जो है इसमें कंटेंट तैयार कर रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एटीएस हब पर जाना है। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जा सकते हैं। वहाँ मेरे नाम से जो है वो वीडियो 2025 का जो है वो कोर्स आपको दिख जाएगा, जनरल इकोनॉमी। और ये कोर्स सुन के ना ऐसे घबराना मत, इसकी कोई बहुत ज़्यादा फीस होने वाली है कुछ नहीं। ये लगभग आपको निःशुल्क ही मिलने वाला है। ठीक है। लगभग लगभग से मतलब है 1 आध 2 रुपये फीस हो सकती है, इससे ज़्यादा फीस जो है मतलब नाम मात्र की जो फीस हो सकती है 1 रुपये 5 रुपये। अभी इन्होंने परिचालक की टेस्ट सीरीज 10 रुपये में चला रखी है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको फीस बेयर नहीं करनी, ये ऑलमोस्ट फ्री ही है। तो यहाँ से जो है आपको कंटेंट डाउनलोड मिल की सुविधा रहेगी। ये वीडियोस भी वहाँ आपको मिल जाएंगे, एक आध दो जो क्लासेस हैं हमारी वो भी आपको वहाँ पर और मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। इसके अलावा कुछ एक मैराथन भी करने वाले हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि जो मैराथन होगी वो ऐप पर जो है वो लाइव करी जाए। ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चंस हम ले लेंगे। ठीक है। तो इस टॉपिक के लगभग 100 क्वेश्चन तैयार हैं, हो चुके हैं। एक क्लास में हम 10 से 15-20 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। वो आपको ऐप से डाउनलोड कर लेना, उसको पीडीएफ आपको उसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्योगों की जब बात चल रही है, उद्योगों की जब बात चल रही है तो पहले उद्योगों को हम बांट लेते हैं। हमारा जो सिलेबस है वो कृषि एवं खनिज आधारित उद्योगों की बात जो है वो करता है, लघु उद्योगों की, कुटीर उद्योगों की बात करता है, एमएसएमई की ओवरऑल जो है वो बात करता है। ठीक है, एमएसएमई की बात जो है वो करता है। ठीक है। लघु और ग्रामीण उद्योगों की इस तरीके से जिसमें हम एमएसएमई को शामिल कर रहे हैं, उसके अलावा जो है वो खनिज आधारित और कृषि आधारित उद्योगों की बात कर रहा है। तो हमें इन आधारों को समझना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है।
तो पहली बात तो उद्योग जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, किस किस आधार पर उनको अलग अलग उद्योगों की कैटेगरी में रखा जाता है, उसको समझ लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा आसानी से चलें। आकार के आधार पर जो है वो उद्योग एमएसएमई में बांटे जाते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम, जिसे हम माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कहते हैं। ठीक है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, उद्योग मतलब एंटरप्राइज, इसे संयुक्त रूप से हम एमएसएमई कहते हैं। जब हम प्लूरल में बात कर रहे हो तो एमएसएमईज कहते हैं। ठीक है, तो ये एमएसएमईज की बात की गई है। इसमें अभी हम देखेंगे कि किस किस आधार पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस क्योंकि इसमें पूंजी के आधार पे जो है इसकी कैटेगरी डिवाइड होती है और उससे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। अभी रिसेंट के जो एक दो एग्जाम्स हुए हैं उसमें सीधे सीधे पूंजी निवेश दे रखा था कि इतनी पूंजी के आधार पर जो है वो, मतलब इस उद्योग में कितनी पूंजी जो है वो निवेश की जानी चाहिए। ठीक है, आगे विनिर्माण के आधार पे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के आधार पे किस तरीके की चीजें होती है। तो यहाँ हमारा बनता है क्वेश्चन कृषि आधारित, जो कि सीधे सीधे एग्जाम में दे रखा है, खनिज आधारित, वनोत्पाद आधारित। ठीक है, ये सारी चीजें तकनीक आधारित पे हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दे नहीं रखा है सिलेबस में, लेकिन फिर भी हम एक टेबल के थ्रू इसको करके खत्म करेंगे कि एक नज़र से, सरसरी नज़र से देख लिया जाए विदाउट रिस्क। क्योंकि वो एक महान दार्शनिक हुए हैं, आपने अगर मूवीज देखी है तो महान दार्शनिक हैं एक बाबूराव गणपतराव आपटे, जो कि कहते हैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का रे बाबा। तो अपन उसी टेक्निक पे चलेंगे और बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर निजी, सार्वजनिक और संयुक्त। ठीक है, ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती है, ये पब्लिक इंडस्ट्रीज होती है, जिसे हम पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स कहते हैं, जिसमें पूरा जो स्वामित्व है सरकार का होता है, प्राइवेट में प्राइवेट का होता है। संयुक्त में क्या होता है कि निजी और प्राइवेट मिलकर काम करते हैं। और आपका जो सहकारिता का जो कॉन्सेप्ट है, जिस सहकारी आंदोलन की हम बात करते हैं सिलेबस में हमारे है, वो सारे जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो थोड़ा सा हमें इस पर नहीं जाना है, लेकिन इस पर बात करनी है। ठीक है, ये बाकी सबको छोड़ देंगे तो इस पर और इस पर तो डिटेल में बात करनी ही है। दूसरा इन पर हम बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो साहब आकार के आधार पे हमने पहली बात करी थी, तो आकार के आधार पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं, मतलब सिलेबस जो है हमारा हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पूंजी निवेश और कारोबार के आधार पर तीन प्रकार में बांटा गया है, हमने देखा ही है कि ये एमएसएमई की बात जो है वो कर रहे हैं। एमएसएमई देखो, एक तो होता है पूंजी निवेश, एक होता है कारोबार, ये इसे आप टर्नओवर भी कहते हैं कि सालाना जो है वो कमाई जो है वो कितनी है, टर्नओवर क्या है। मतलब एक तो होता है इन्वेस्टमेंट फंडिंग होती है ना, जिसे आप सीड फंडिंग कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फंडिंग कहते हैं, कि 2 रुपए लगाए 4 रुपए निकाले। तो 2 रुपए लगाना ये पूंजी वाली बात कर रहा है, निवेश की बात कर रहा है। और टर्नओवर या कारोबार जो है आपका कितना हो रहा है, उसे हम बात कर रहे हैं कितना हम कमा रहे हैं। तो अगर 1 करोड़ रुपए से कम की पूंजी लगी हो और 5 करोड़ से कम हम ओवरऑल कमाई कर रहे हैं, तो ये माइक्रो यानी लघु उद्योग की कैटेगरी में आएगा। माइक्रो सॉरी सूक्ष्म उद्योग की कैटेगरी में आएगा। और अगर 1 से 10 की कैटेगरी में जो है पूंजी लगी हुई हो, और टर्नओवर जो है वो 5 से 50 की, 50 करोड़ की कैटेगरी में, ये पूरा जो अमाउंट है वो करोड़ में है। ठीक है, लिखा हुआ भी है वैसे, पूरा अमाउंट जो है वो करोड़ में है। तो 1 से 10 की कैटेगरी में तो पूंजी हो, और 5 से 50 की कैटेगरी में टर्नओवर हो, आपकी एनुअल इनकम हो, तो उसे हम, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, टर्नओवर की बात हो रही है। टर्नओवर अलग चीज़ है, ओवरऑल ग्रोस इनकम को कहते हैं, और प्रॉफिट जो है वो कट पिट के वो सारी चीज़ें हैं। तो हम वैल्यूएशन की जब बात कर रहे होते हैं ना कंपनी की, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो टर्नओवर अगर 5 से 50 है, और ये राशि जो है वो आपकी 1 से 10 है, तो हम इसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में यानी लघु उद्योगी कैटेगरी में शामिल करेंगे। मीडियम यानी कि मध्यम कैटेगरी के उद्योग जो हैं, उसे हम 10 से 20 करोड़ की पूंजी और 50 से 250 करोड़ की जो टर्नओवर है, उस श्रेणी में रखेंगे। अगर इस फंडिंग वाली, ये जो 10 से 20 करोड़ की फंडिंग है और 50 से 250 करोड़ की जो टर्नओवर है, अगर इस कैटेगरी में है, तो हम इसे माइक्रो सॉरी मीडियम स्केल जो है इंडस्ट्री कहेंगे, जिसे हम मध्यम उद्योग के नाम से पढ़ते हैं, जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आसान बनते हैं, क्योंकि आपको या तो पूंजी देकर पूछ लेगा या टर्नओवर देकर पूछ लेगा, या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। कि सूक्ष्म उद्योग में क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है कि सूक्ष्म उद्योग में, या फिर सूक्ष्म उद्योग में पूंजी और टर्नओवर या कारोबार क्या होता है।
ठीक है, या फिर सपोज इस तरीके से पूछ ले इसी को कि इसने सूक्ष्म उद्योग के लिए आवश्यक है, ठीक है, ऑप्शन दे दे, 1 करोड़ से कम पूंजी, या फिर क्वेश्चन ऐसे दे दे कि पूंजी व टर्नओवर का अनुपात, या ये जो कॉम्बिनेशन है वो दे दे आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन दे दे। तो आपको कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा कि इस कॉम्बिनेशन में सूक्ष्म उद्योग जो है वो होगा। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, ठीक है। इस पर चलते हैं आगे। हमने आकार के आधार पर बात कर ली, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो एक क्वेश्चन आराम से बनेगा, और किस तरीके का बनेगा उस पर बात हमने कर ली है। विनिर्माण आधारित उद्योगों में बात कर लेते हैं कि क्या होते हैं विनिर्माण आधारित, मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके की चीजें हम बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, उसमें हम अलग अलग कैटेगरी बांटते हैं। उसमें ये हमारे बहुत काम के हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र जिसे हम कहते हैं, कपास वाला जो काम है। शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ऊन उद्योग, वनस्पति की, सरसों तेल, डेयरी, बायोडीजल, ऑलिव ऑयल, ठीक है। इस इन सब पे हम जो है वो डिटेल में बात करने वाले हैं इस क्लास में कि कृषि आधारित उद्योग जो है वो कौन कौन से हैं। एक क्लास जो है वो हमारी इस पर होगी कि खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। इन पर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस सिलेबस में बहुत अलग से मेंशन भी नहीं है और क्वेश्चन आने की संभावना भी कम रहती है, अगर मेंशन होते हैं तो भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। देखो, खनिज आधारित उद्योग और जो ज्योग्राफी में हम खनिज पढ़ रहे हैं, दोनों में अंतर है क्वेश्चंस में। एक तो आपसे पूछा जाए कि अभ्रक कहाँ होता है, तो आप जिलों के नाम बताएंगे, लोकेशन बताएंगे, माइंस के नाम भी हो सकता है पूछ ले। जब हम खनिज आधारित उद्योग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि प्लांट कहाँ है, कौन सी फैक्ट्री है, पहली कहाँ थी, उत्पादन क्या हो रहा है, अब कहाँ उत्पादन होता है, कितना होता है, इस तरीके से। जब हम कपास के उत्पादन की बात करते हैं तो सॉरी, खनिज पे कपास के उत्पादन की बात करते हैं तो जब कृषि का डाटा लिया जाता है तो कपास का उत्पादन पूछा जा सकता है, कितना होता है, कितनी उत्पादकता है, कितना सिंचित क्षेत्र है, कितना ये है, सब चीजें बात होती है। लेकिन जब कपास पर आधारित उद्योग की बात होती है तो मुद्दा यहाँ हो जाता है कि कौन सी मिल, जो कपास की या सूती वस्त्र की मिल है वो सबसे पहले कहाँ थी, अभी कौन सी है, कितनी है, कौन से जिले में सबसे ज्यादा है, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इन पे आधारित इनको एज ए प्रोडक्ट देखना, जैसे खनिज को एज ए प्रोडक्ट देखना अलग चीज है, कृषि को एज ए प्रोडक्ट देखना अलग चीज है, और इन पर आधारित उद्योगिक बात करना अलग चीज है। ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में है। वो चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक परिदृश्य में है, उन पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। पहली हमारी जो क्लास है वो कृषि आधारित उद्योगों की हम बात कर रहे हैं। कृषि आधारित उद्योग हमने कहा कि सूती वस्त्र है, चीनी है, ऊन है, ये जो चीज़ें हैं, ऑलिव ऑयल है, ये सब चीज़ें हैं, इन पर हम बात करेंगे डिटेल में। और एक एक पर बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। और जब अब जो हमारी क्वेश्चंस की स्लाइड आएगी, क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी, उसमें आपको ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो स्लाइड है क्वेश्चंस की, आप उसको करके जाओ, ज़्यादा चांसेस नहीं है कि उसके बाहर से क्वेश्चन आ जाए। अभी अभी एएसओ का पेपर हुआ है 12 तारीख को ही, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं कि फला इंडस्ट्री कहाँ है, अभी एक किसी मील को लेके क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहला है सूती वस्त्र उद्योग, जिसे हम कॉटन इंडस्ट्री में गिन रहे हैं, कप कपास, ठीक है। सूती वस्त्र जो है वो कपास पर आधारित उद्योगों की बात कर रहे हैं बेसिकली। सूती वस्त्र उद्योग में जब हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, कृषि आधारित उद्योग के मोटे तौर पर कच्चा माल जो है इसमें कपास काम आता है, ये हम जानते ही हैं। पहली सूती वस्त्र मिल, ये बार बार क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान कर लेना। पहली जो सूती वस्त्र मिल है आपकी, पहली सूती वस्त्र मिल जो है, पहली, ये द कृष्णा कॉटन मिल थी, ठीक है। ये 1889 में ब्यावर, जो कि अजमेर में है, ब्यावर अब अलग जिला हो गया है, लेकिन आपको ऐसे ध्यान रखना है, अजमेर में स्थापित हुई थी। सेठ दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन थे। हालांकि ये डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं आता है, अपन ने लिख दिया है, ये भाई पढ़ के चले जाना, नॉलेज के लिए रख लेना। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि पहली कॉटन मिल का क्वेश्चन बहुत बार आता है, अभी रिसेंटली भी पूछा गया है। और 1889 में, 1889 में था। और कृष्णा कॉटन मिल, ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक तो ईयर कौन सा था और आपका
कॉटेज, उस मिल का नाम क्या था, तीसरा वो कहाँ स्थित थी। ठीक है, इसके बाद में और भी मिल्स स्थापित हुई, उन पर हम बात नहीं, क्वेश्चंस के अनुसार हम चल रहे हैं। फिर बात करते हैं कि जो सहकारिता की बात चल रही थी ना, कि सहकारिता के हिसाब से चीज़ें कैसे चलती हैं। तो जो उद्योग है, तो वो निजी स्वामित्व में है चाहे वो सरकारी स्वामित्व में है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो सरकार क्या करती है, उनमें जॉइंट कोलोब्रेशन से कोई इंडस्ट्री स्टेब्लिश करती है या कोई फर्म जो है वो स्टेब्लिश करती है, और वो प्रोडक्शन भी करती है और मैनेजमेंट भी करती है। तो कपास से संबंधित जितने भी मिलें हैं, चाहे वो छोटे स्तर पे हो बड़े स्तर पे हो, उनको स्निपफेड जो है ये उनके मैनेजमेंट का काम करती है। इसकी फुल फॉर्म भी क्वेश्चन बन सकती है, राजस्थान राज्य सहकारी कताई और जिनिंग मिल फेडरेशन लिमिटेड। इसे आप ऐसे भी याद रखेंगे, स्पिन फीड, केले केले कई जगह स्पिन फीड भी कहा जाता है। अब इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1993 को होती है राजस्थान में। ठीक है, ये कपास मिलों का संघ यानी कि यूनियन है, और ये सारी कपास मिलों का मैनेजमेंट करते हैं। उद्देश्य क्या है, उत्पादन को सुनिश्चित करना, मैनेजमेंट करना। आगे चलते हैं इसी में, महाराजा उम्मेद मिल्स। अब जो इनमें हमने बात की ना पहले, अन्य महत्वपूर्ण मिल्स हैं, वो अन्य महत्वपूर्ण मिलें हैं, इनको हम देख लेते हैं। महाराजा उम्मेद सिंह पाली 1942 में स्थापित है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि सबसे पहले के तौर पर तो ब्यावर वाली जो मिल है, कृष्णा कॉटेज मिल है, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद में जो प्रोडक्शन में अच्छा खासा योगदान था वो इस मिल का था, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, राजस्थान का सूती वस्त्र सबसे बड़ी कृषि आधारित उद्योग है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो आपको बताना है सूती वस्त्र उद्योग। जब कृषि आधारित उद्योग की बात हो रही है तो ये भी पता होना चाहिए किसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक है, ये पारंपरिक उद्योग है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, महिलाएं बड़ी संख्या में है। ये तो छोटी सी जानकारी है, बाकी ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है। भीलवाड़ा जिले को क्यों कहा जाता है, लिवरपूल और मैनचेस्टर जो है वो ब्रिटेन की बहुत बड़ी सूती वस्त्र की जो है वो यूनिट्स वहाँ हुआ करती थी, इसलिए उनसे उनके तुलनात्मक रूप में भीलवाड़ा को, चूंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सूती वस्त्र की जो मिल्स हैं, सूती वस्त्र की जो मिलें हैं कपास आधारित सूती वस्त्रों की, वो भीलवाड़ा में है, इसलिए भीलवाड़ा को मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो मैनचेस्टर बड़ा नाम था। जब हम अपने ब्रिटिश रूल में हमारा जो सूती वस्त्र खत्म हुआ था, जो कि बड़ी फैक्ट्रियां वहाँ थी, तो सस्ती दरों पे बन रहा था, बल्क में जब बनता है, बड़ी मात्रा में बनता है, तो कॉस्ट जो है वो कम आ जाती है। अब वहाँ जब मैनचेस्टर में बन रहा था, तो वो कपड़ा यहाँ, एक तो हमारे यहाँ क्या होता था ब्रिटिश रूल में, हमसे ही तो बहुत ज़्यादा कच्चा माल इन्होंने बहुत फोकट में यहाँ से उठाया, हमसे कच्चा माल उठाया, और वहाँ इनकी कॉस्ट वैसे ही कम हो गई। ये ट्रेन जो सिस्टम हम देखते हैं, रेलवे, इंडियन रेलवे जो डेवलप हुआ था, अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए किया था, वो बात हो रही है कि हमें भी उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए इस चीज़ को चालू किया। कॉस्ट आपके कच्चे माल के रूप में कम हुई, ट्रांसपोर्टेशन में आपने फायदा लिया। फिर जब आप बड़े स्केल पे जब प्रोडक्शन करते हैं तो आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है। फिर जब आप यहाँ लेकर आ रहे थे तो आप उसको इस दर पे बेच रहे थे कि यहाँ हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही थी, तो उस, क्योंकि प्रोडक्शन स्केल बहुत छोटा था, स्तर जो है ना, मात्रा जो है बहुत छोटी प्रोडक्शन में आ रही थी, तो आपने इस तरीके से, जो ब्रिटिश रूल ने इंडिया का जो सूती वस्त्र का उद्योग था उसे इस तरीके से खत्म किया। इसी के विरोध में आपने देखा होगा स्वदेशी आंदोलन जो पड़ा होगा, जो वो चरखे से कताई और चरखे से जो हथकरघा जो निर्माण होता है, हथकरघा से जो सूती वस्त्र का निर्माण होता है, उसको स्वदेशी आंदोलन के रूप में बहुत प्रेरित किया गया था, ताकि उसको काउंटर किया जा सके, उससे टक्कर ली जा सके, और जो विदेशी वस्त्र है, जो मशीनी वस्त्र आ रहा था, उस उसकी होली चलाई गई स्वदेशी आंदोलन में, ताकि हम उसको जो है यूज ना करें। तो यह वहाँ जो उस समय जहाँ से सबसे ज्यादा माल आ रहा था वो था मैनचेस्टर। ठीक है, अब चूंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, सबसे ज्यादा मिल्स थी, सबसे ज्यादा फैक्ट्री यूनिट्स थी, इसलिए उसी आधार पे इसको भारत का मैनचेस्टर, सॉरी, राजस्थान का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे चलते हैं, चीनी उद्योग। जो जरूरी डाटा है हम उसमें बात कर रहे हैं, और उतने ही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। सवालों पर आगे चलेंगे। पहले बात कर लेते हैं हम चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी शुगर मिल्स की जब हम बात कर रहे हैं,
गन्ना और चुकंदर से बनती है, ठीक है, कच्चा माल तो गन्ना और चुकंदर ही होता है। अपने यहाँ ज़्यादातर जो है अभी चुकंदर प्रचलन में नहीं है, लेकिन राजस्थान में अब चुकंदर पर आधारित जो है चीनी उद्योग थोड़ा सा ग्रूम कर रहा है, ठीक है। अब कुछ मील्स हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वाला तो अभी बताएंगे हम कि इसका क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहा है। अभी ये कल वाले एग्जाम में भी आया है एक। पहली बात तो ये मेवाड़ शुगर मिल्स, ये पहली निजी चीनी मिल है, निजी क्षेत्र की। इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये पहली निजी मिल है, 1932 में स्थापित होती है चित्तौड़ में। दूसरी गंगानगर जो है पहली सार्वजनिक है, ठीक है, ये स्थापित होती है 1937 में। इनके वर्ष, स्थापना वर्ष भी इम्पोर्टेंट है, और कहाँ स्थित है ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये पहली निजी पहली सार्वजनिक, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि पहली निजी चीनी की मिल कौन सी थी, कहाँ स्थित थी, कब स्थापित हुई। दोनों तीनों प्रश्न जो है बन सकते हैं। अब ठीक है, केशवराय पाटन 1965 में स्थापित होती है बूंदी में, और सहकारी चीनी मिल थी। अब अंतर समझ रहे हैं आप? सार्वजनिक, निजी का मतलब क्या है? पूरी तरीके से प्राइवेट ओन्ड कंपनी। सार्वजनिक का मतलब क्या है? पूरी तरीके से सरकारी पैसे पे बनी हुई और सरकारी प्रबंधन से चलती हुई चीनी मिल। और सहकारी का मतलब है जॉइंट कोलेब्रेशन में, संयुक्त स्वामित्व में, जहां सरकार और कुछ निजी या प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो मिलते हैं और फैक्ट्री या यूनिट जो है वो स्टेब्लिश करते हैं। उदयपुर शुगर मिल 1976 में बनती है, और सार्वजनिक क्षेत्र की बनती है, ठीक है। ये चारों जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए, इसको आपको याद करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 101% आने ही वाले हैं। अगर आएगा तो इसी तरीके का आएगा कि पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी थी, पहली निजी क्षेत्र की कौन सी, या सहकारी क्षेत्र की कौन सी थी। एक और प्रश्न जो है वो इसमें जुड़ता है, वो है ये वाला जो बार बार आ रहा है और कल वाले एग्जाम में भी आया है, कि गंगानगर शुगर मिल वर्तमान में राजस्थान की एकमात्र सक्रिय चीनी मिल है, ठीक है। ये प्रश्न बार बार जो है वो आ रहा है। अब इसने विस्तार किया है, देशी शराब और कंट्री वाइन उत्पादन के साथ साथ धौलपुर स्थित हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री में उच्च तकनीक ग्लास उत्पादों का निर्माण भी शुरू किया है, क्योंकि ये कुछ कुछ रॉ मटेरियल जो है वो वहाँ काम लिया जाता है, ठीक है। अब चूंकि ये उद्योग ऐसा है कि हमारा बहुत कुछ जो है इंडस्ट्री का पार्ट जो है वो कृषि आधारित उद्योगों का, वो अच्छा खासा इस पर रिलाई करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के हिसाब से ध्यान रखना। एक ये जो क्वेश्चन है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में, ये क्वेश्चन एक एग्जाम में सीधे पूछा गया है कि फैक्ट्री का नाम दे दिया और पूछा कि कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको उतनी चीज़ों पर ही पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो अ, काम आएंगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये जो पीडीएफ है, ये पीपीटी है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। पीपीटी कैसे मिलेगी, पीडीएफ कैसे मिलेगी, वो मैंने तरीका आपको बता दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऐप का, वहाँ आप जाएंगे। वीडियो 2025 कमल सर के नाम से कोर्स होगा, उसमें जनरल इकोनॉमी या कृषि एवं आर्थिक विकास के नाम से आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको जो है वीडियो और इनकी पीपीटी जो है वो सारी मिल जाएंगी। टेस्ट जो है वो तैयार तो है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले 10-20 क्वेश्चन मैं करवा दूँ, उसके बाद जो है आपको मिले, तो कल तक वो मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ऊन उद्योग। ऊन चूंकि हमारे राजस्थान के कुछ जिले हैं, जैसे बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर भी है, कुछ कुछ गंगानगर वगैरह का एरिया भी है, जालोर बाड़मेर का भी कुछ कुछ क्षेत्र है, वहाँ भेड़ें ठीक ठाक मात्रा में पाई जाती है। और ऊन उद्योग जो है वह हम जानते ही हैं कि भेड़ों पर ही आधारित है। तो राजस्थान में ऊन उत्पादन जो है वो, राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है इस मामले में। ये आपको पहला प्रश्न, एक प्रश्न तो यहीं से तैयार हो गया। राजस्थान का ऊन उत्पादन में लगभग जो है 34.46% योगदान है, जो भारत के उत्पादन का अच्छा खासा हिस्सा है। ये तो हम जानते ही हैं भाई। फर्स्ट रैंक पे है, तो बड़ी बात है कि हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये डाटा भी आपको ध्यान रखना है कि कितना प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में हम रखते हैं, कितना योगदान जो है हम इंडिया में रखते हैं, और प्रथम स्थान तो है ही, ठीक है। एक क्वेश्चन, बीकानेर में ऊन बाजार, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है वो कहाँ है? बीकानेर में। ध्यान रखना भाई लोग, इसको नहीं भूलना है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है वो बीकानेर में है। हम कोशिश ये करेंगे कि आपको जो पीडीएफ मिले, एक पीडीएफ तो वो मिलेगी जिसमें मैंने एक पॉइंट आउट कर रखा है जहां गोले लगा रखे हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक पीडीएफ में कोशिश करूंगा कि जो रो है जो मैं तैयार करके लाता हूँ, वो आपका एज इट इज मिल जाए, जिसमें कोई काटाफिसी ना हो, आपको डायरेक्ट मिल जाए, कि अगर आप उसको प्रिंट लेना चाहें या ऐसे, तो आप खुद उसको अंडरलाइन वगैरह कर सकें, आपको कभी और काम आए
तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि दो जो है पीपीटी आपको मिले, एक तो ये और एक जो रो है जो ओरिजिनल है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रमुख ऊन उद्योग केंद्र। ऊन उद्योग की बात करते समय हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये क्वेश्चन, मेरे साथ भी हुआ है और मैं कंफ्यूज हुआ था, मैंने गलत किया था। मैं नहीं चाहता कि वो गलती आप दोहराओ। देखो, ऊन का उत्पादन, ठीक है, अलग चीज है, और ऊन की मिलें होना अलग चीज है। ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि अलग अलग जो है कन्फ्यूजन ना हो इनमें, और उनकी गतिविधियां होना, उनको मॉनिटरिंग करना, वो सब अलग अलग चीजें हैं। तो ध्यान रखना कि इनमें किस तरीके का कन्फ्यूजन जो है वो आपको नहीं होना चाहिए। एक जरूरी चीज है, केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर में स्थित है, ये पता ही है आपको। यहाँ क्या है, उनसे संबंधित सारी गतिविधियां जो है उसको मॉनिटर किया जाता है, और राजस्थान में जोधपुर का इसी वजह से ऊन उत्पादन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऊन प्रशिक्षण प्रयोगशाला, शब्दों का नाम ध्यान रखना, केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर में है। हमें पता है केंद्रीय जो कजरी जो है, केंद्रीय आर्द्र अनुसंधान केंद्र, शुष्क अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है। कजरी एरिड जोन रिसर्च सेंटर और ऊन प्रशिक्षण प्रयोगशाला वो केंद्रीय है, ये भी केंद्रीय है। तो केंद्रीय केंद्रीय जोधपुर में, याद रख लेना भाई, जो भी तुम्हें ट्रिक ठीक लगे उसको देख लेना। ऊन प्रशिक्षण प्रयोगशाला बीकानेर में है, ये उनके उत्पादों की गुणवत्ता और मानकों की जांच करता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि एक क्वेश्चन दे दिया, उन प्रशिक्षण प्रयोगशाला निम्न में से काम करता है। तो ये क्या करता है, उनसे संबंधित गतिविधियों की देखरेख करता है, चाहे जिनमें उत्पादन वगैरह की शामिल होती है। इनमें उनके स्टैंडर्ड्स और उनकी एट्रीब्यूट्स और क्वालिटी की बात की जाती है। राज्य ऊन मिल, ये भी बीकानेर में है, जो ऊन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ये तो मिल है, क्योंकि फैक्ट्री है तो ये तो प्रोडक्शन का काम देखती है। किसी तरीके का अनुसंधान और इस तरीके का मैनेजमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, केवल प्रोडक्शन के लिए है। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में स्थित है। अब देखो, ऊन की बात हो रही है और हम सारा दिमाग पश्चिम राजस्थान में लगा देते हैं, बीकानेर है, जोधपुर है, गंगानगर, हनुमानगढ़ भी सोच लेते हैं, जालोर बाड़मेर भी सोच लेते हैं। ठीक है, एक बार पाली भी सोच लेंगे। टच में आते आते हम हो सकता है कि एक बार शेखावटे को रीजन सोच ले, लेकिन हम टोंक नहीं जा पाएंगे सोचते सोचते। इसलिए इसको याद रखना भाई, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में स्थित है, और ये भेड़ पालन और ऊन उत्पादन में के जो रिसर्च हैं उस पर फोकस करता है। ठीक है, ये अविका नगर टोंक में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। वनस्पति और सरसों तेल उद्योग, ठीक है। देखो, राजस्थान में सरसों का उत्पादन ठीक ठाक होता है। सरसों का उत्पादन ठीक ठाक है तो उससे जो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, गाने का तेल वगैरह जो है सरसों का, वो हमारे यहाँ अच्छी खासी मात्रा में होता है और अच्छा खासा इसका योगदान है। अब हमारे यहाँ क्या है कि इस वजह से कच्चा माल हमारे यहाँ बहुत है, तो जो नेशनल लेवल की कंपनीज हैं वो हमारे यहाँ आकर यूनिट्स लगाती हैं। इसलिए क्यों लगाती हैं, ताकि जहाँ कच्चा माल होता है वहाँ यूनिट लगाने का फ़ायदा ये है कि लागत जो है वो बहुत कम आती है, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाती है। इसका फ़ायदा ये है। ठीक है, तो राजस्थान वनस्पति घी और सरसों तेल के उत्पादन प्रमुख राज्य है। पहली वनस्पति घी फैक्ट्री, ये आपका जरूरी क्वेश्चन है। वनस्पति घी की फैक्ट्री 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित की गई, बहुत जरूरी क्वेश्चन बनता है। अब इसमें जिले वाइज अगर अपन देखें तो जिले में जयपुर जो है वो सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है। जयपुर में आपने पुराने ज़माने से भी हम देख रहे हैं, अगर हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो हमारे यहाँ जयपुर में जो है वो बहुत परकोटा एरिया, ये जो सब होते थे, यहाँ जो है वो कच्ची घानियाँ बहुत चला करती थी जिनसे सरसों का तेल निकाला जाता था। आज तो चलो कच्ची घानियाँ नहीं है, बड़े बड़े फैक्ट्री और इस तरीके के प्लांट्स लग गए हैं जिनसे ये आउटपुट बढ़ गया है, ये आउटपुट का तरीका जो है वो चेंज हो गया है। लेकिन जयपुर इसका शुरू से अच्छा केंद्र रहा है। कुछ फैक्ट्रियां हैं, कुछ बड़ी कंपनियां हैं, उनके फैक्ट्रियों के नाम में जो आपको ध्यान रखने जरूरी है, तीन तो देखो जयपुर में ही है, क्योंकि जयपुर तो बहुत बड़ा नाम है इसके प्रोडक्शन में। इंजन ऑयल, जो इंजन, वो इंजन ऑयल नहीं, इंजन मार्का ऑयल है ये। इंजन ऑयल वो नहीं जो गाड़ियों के इंजन में और उसमें लगता है। इंजन नेशनल लेवल की बड़ी फैक्ट्री है और बड़ा नाम है, बड़ा आउटलेट है, वो भरतपुर में है, बाकी ये जयपुर में है। ठीक है, तीनों चारों जगहों के आपको नाम ध्यान होने चाहिए, फैक्ट्रियों के नाम ध्यान होने चाहिए, आउटलेट्स के नाम ध्यान होने चाहिए। इसमें आपको कोई भूल नहीं करनी है किसी भी तरीके की। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग देखो, डेयरी उद्योग चलता है अपने गांव में। कहते हैं कि भाई गाँव अपना तो गाँव में दीण होनी चाहिए घर के मायने। तो ये जो घर में दीना रखने की बात है,
जिसमें हम गाय भैंसे या छोटे लेवल पर हम बकरियां वगैरह रखते हैं, रेवड़ रखते हैं, भेड़ भी रखते हैं। तो उसका अच्छा खासा योगदान राजस्थान में शुरू से रहा है। अब चूंकि धीरे धीरे जमाना बदला, फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई, तो केवल दूध, छाछ और घी से निकल कर हम अब लस्सी पर आ गए हैं, अब श्रीखंड पे आ गए हैं, अब चीज पे आ गए हैं, अब तो भाई पनीर पे आ गए हैं। तो ऐसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें राजस्थान अच्छा खासा योगदान रखता है। ठीक है। जयपुर सबसे ज्यादा जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो कहाँ होता है? जयपुर में। वनस्पति घी और सरसों तेल का उत्पादन भी कहाँ होता है? जयपुर में सबसे ज्यादा होता है। और डेयरी उद्योग जो है, डेयरी उत्पाद जो है सबसे ज्यादा वो कहाँ होते हैं? जयपुर में होते हैं। क्योंकि उसका एक बड़ा रीजन भी है कि सरस जो है वो जयपुर में स्थित है, और सबसे ज्यादा भैंसें वगैरह जो है वो जयपुर में ही पाई जाती हैं। और चूंकि भैंसों के दूध का तो बहुत बड़ा योगदान है डेयरी उद्योग में, क्योंकि फेट जो है वो ज्यादा होता है ना उसमें। तो डेयरी उद्योग तो फेट के सिस्टम पे ही चलता है, तो उसका रीजन भी है कि जयपुर में भैंसें ज्यादा है, दूध ज़्यादा बिकता है, और चूंकि फेट ज़्यादा है तो डेयरी उद्योग फेट सिस्टम पे ही चलता है, इसलिए जयपुर डेयरी उत्पादों में और उसके उद्योग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। राजस्थान की पहली डेयरी पद्मा डेयरी थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले पहले यूनिट जहाँ है ना उसको तो ध्यान रखना। पद्मा डेयरी कहाँ थी? अजमेर में। और कब बनी? 1938 में। तीन चीजें हो गई। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 1975 में बना, और विश्व बैंक के सहयोग से बना। दो चीजें हैं, एक तो 1975 में बना और विश्व बैंक के सहयोग से बना। कहाँ बना? जयपुर में। जयपुर में बनेगा भाई, कहाँ जाएंगे छोड़ के जयपुर को? तो ये मील का पत्थर साबित हुई होनी थी भाई। राजस्थान में इस हिसाब से चल रहा है काम। डेयरी विकास के लिए जो है तीन स्तर की संरचनाएं होती हैं। डेयरी का जो सिस्टम है ना, जो हम निजी स्वामित्व और सरकारी या सार्वजनिक स्वामित्व की कंपनियां पढ़ रहे थे, डेयरी उद्योग जो सहकारिता के सिस्टम पे चलता है। आपने बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखी होगी, अगर कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि का है तो वो इस चीज़ को बहुत आसानी से समझता होगा कि डेयरी उद्योग में सबसे ज़्यादा सहकारिता का काम चलता है, जॉइंट कोलैबोरेशन का काम चलता है। वहाँ वो एक कोऑपरेटिव डेयरी वगैरह जहाँ होती है, वहाँ जो दूध सबमिट करवाते हैं, वहाँ से उनको जो है वो कार्ड्स मिलते हैं, उनका मंथली अमाउंट बनता है, वॉलेट में उनका पैसा जमा होता है। अब तो इंश्योरेंस भी सरकार देती है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सहकारिता पर आधारित बहुत बड़ा उद्योग है। और इस सहकारी स्तर में तीन जो है इस तरह की संरचनाएं होती है। एक तो शीर्ष स्तर जो कि राज्य स्तर पर होगा, स्टेट लेवल पर होगा, जिसमें राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन जो है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन सहकारी, ये सी से मतलब है कोऑपरेटिव यानी सहकारी। 1977 जयपुर में बनती है। ठीक है। जिला स्तर पर जो है वो जिला दूध सहकारी संगठन बना बना के रखते हैं। ठीक है। और ग्रामीण स्तर पर जो है वो जो रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो रहती है। आपको केवल स्तर का पता होना चाहिए, और दूसरी इसमें एक और चीज पता होनी, एक तो ये पता होना चाहिए कि ये तीन स्तरीय संरचना होती है। क्वेश्चन के आधार पे ये मैटर करता है कि आरसीडीएफ जो है 1977 में जयपुर में स्थापित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब और जो मिल्क यूनियंस हैं या जो कंपनियां हैं, वो किस तरीके से कहाँ कहाँ स्थित है वो हम देख लेते हैं। ठीक है। एक तो WRMUL, वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन। वेस्टर्न राजस्थान है, ये तो पक्का है कि जयपुर में तो होगी नहीं, जयपुर वाला हमने पढ़ लिया कि जयपुर के गुणगान खूब कर लिए। ये कहाँ है? जोधपुर में। URMUL, उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन। ठीक है। उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन ये कहाँ पर स्थित है? ये बीकानेर में है। ये पश्चिमी, उत्तरी समझ के कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ये पश्चिमी है, ये वेस्टर्न है ना। ये इंग्लिश में लिख के गलती तो नहीं कर दी कहीं मैंने? ये बीकानेर को बेचारे को पश्चिम राजस्थान से कंफ्यूज मत कर जाना। ठीक है। एक ये गंगमूल के नाम से है, ये गंगानगर में है। ठीक है। ये UR मूल, जैसे अमूल होता है ना वैसे ये MUL उसको डिनोट करता है। जैसे ये वेस्टर्न मूल है, ये UR मूल है। ठीक है। या उर्मूल जिसे हम कहते हैं, ये पढ़ने में भी ऐसा आता है। और ये गंगमूल है, जैसे गंगानगर को जोड़ के बनाया गया। ये शब्दों का खेल है, इसे वैसे समझना है ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो जब पढ़ो तो WR जो है वो वेस्टर्न को दिखाता है। ठीक है। MUL जो है वो मूल को दिखा रहा है, जो कि मिल्क यूनियन का शॉर्ट नेम है। ठीक है। जैसे अमूल है ना, आनंद, अमूल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आनंद, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है आनंद। तो आनंद मिल्क यूनियन थी वो, इसलिए उसको शॉर्ट में नाम है अमूल। वैसे ही WRMUL का नाम है, ये वर्मूल है, इसे हम वेस्टर्न मिल्क यूनियन कह रहे हैं, जो कि जोधपुर में स्थित है। और ये WR जो है वो
वेस्टर्न को दिखाता है। और ये जो उर्मूल है इसे हम उत्तरी से डिनोट करते हैं, उत्तरी का ही शॉर्ट फॉर्म हमने लिया है। ये गंगमूल जो है वो गंगानगर का है, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको जगह थोड़ी सी याद हो जाए, क्या पता मेरी कोई गलती से कोई ट्रिक काम कर जाए इसलिए। ठीक है, मेट्रो डेयरी बस्सी, ये आधा सा और है भाई लोग इसमें है, ठीक है, ये बस्सी है ना, ठीक है। केमल मिल्क मार्केटिंग सेंटर ये जयपुर में बना है भाई साहब, ये बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। जयपुर इसलिए मैंने इसको अलग से भी लिखा है, जयपुर का केमल मिल्क मार्केटिंग सेंटर विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो कि प्रतिदिन 2100 लीटर ऊँट के दूध का विपणन करता है, जो राजस्थान की डेयरी उद्योग की विविधता को दर्शाता है। केमल मिल्क देखो बहुत सारा जो है मेडिकल पर्पज़ के लिए काम होता है, मेडिकल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये वैल्यू रखता है, स्पेशली ऑर्थोपेडिक जो प्रॉब्लम्स हैं, घुटने जोड़ों के दर्द की समस्याएं जो हैं, और टूट फूट के जो मैटर है हमारे शरीर में, हड्डियों के टूटने फूटने, उसमें बहुत ये रोल प्ले करता है। इसीलिए जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको ध्यान दिया और इस मौके को जो है वो कैप्चर किया। आपको ध्यान रखना है कैसे कैसे कहाँ कहाँ चीज़ें स्थित हैं, और क्वेश्चन यहीं से निकल कर आते हैं। फिर राजस्थान में बायोडीजल उद्योग, बायोडीजल, ठीक है, हमें पता है कि वनस्पति के सहयोग से बनता है, और वनस्पति कौन सी है वो हम देखेंगे अभी। राजस्थान में बायोडीजल उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की, इसमें कच्चे माल के रूप में क्या सबसे ज्यादा काम आ रहा है, रतन जूट, जेट्रोफा जिसे कहते हैं। कई जगह इसे यूं भी लिखा हुआ मिलेगा, जो भी आपको ठीक लगे भाई, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो जेट्रोफा या रतनजोत के रूप में इसका और उपयोग किया जाता है। दूसरा है करंज, ठीक है, दोनों काम होते हैं, सबसे ज्यादा ये काम होता है, इंपॉर्टेंट ये है। बायोडीजल रिफाइनरियां मुख्य रूप से कहाँ है, उदयपुर के कालदवास में। एक क्वेश्चन, उदयपुर के झामर कोटड़ा, ये कोतरा थोड़ा सा ये लिखने में हो गया, ये झामर कोटड़ा है में स्थित बायोडीजल प्लांट राज्य की नवीनीकृत ऊर्जा पहलों में से एक महत्वपूर्ण इकाई है। तो एक क्वेश्चन और बन के आता है कि बायोडीजल जो प्लांट है नया, वो कहाँ स्थित है, नवीन जो सबसे नवीन बायोडीजल प्लांट है वो कहाँ है, उदयपुर के झामर कोटड़ा में। एक क्वेश्चन ये निकल के आता है, और मुख्य रूप से कहाँ है, उदयपुर के कालदवास में, ठीक है। कच्चे माल के रूप में सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है, रतन जोत का या जेट्रोफा का। दो तीन क्वेश्चन है। करंज का भी इस्तेमाल होता है भाई साहब, करंज कहीं कई जगह देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको याद रखना है कि ये भी होता है, ठीक है। इसे मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, ये कोटड़ा है, झामर कोटड़ा, ठीक है। जेट्रोफा आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप लिख सकते हैं। आगे है जैतून तेल उद्योग, ऑलिव ऑयल इंडस्ट्री, जिसे हम कहते हैं कि नई उभर रही है आजकल, जो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए हैं, जो ज़्यादा बॉलीवुड को फॉलो कर रहे हैं कि ये नहीं खाना है, ये वो नहीं खाना है, डाइटिंग कर रहे हैं बेचारे, उन लोगों के लिए ऑलिव ऑयल बहुत मायने रखता है। तो ऑलिव ऑयल इंडस्ट्री इसलिए बहुत ग्रूम कर रही है। राजस्थान में जैतून का तेल उद्योग नवोन्मेषी कृषि आधारित उद्योग है मानते हैं। जैतून रिफाइनरी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीकानेर के लून करणसर में स्थित है, ठीक है। ये क्या है, एडिबल ऑयल है, तेल है, एडिबल मतलब खाने लायक, तो एडिबल ऑयल है। और चूंकि बहुत सारी बीमारियों में जो है हम नॉर्मल जो रिफाइंड ऑयल है वो नहीं खा सकते हैं, इसलिए जैतून तेल जो है वो प्रयोग किया जाता है। जैतून चाय संयंत्र ये जयपुर बस्ती में स्थापित है, जो जैतून में विविधता को दर्शाता है, क्योंकि जैतून का जो प्रोडक्ट है वो किस और तरीके से यूज किया जा सकता है। तो जैतून टी प्लांट भी जो है वो बस्सी में लगाया गया है, ये भी बस्सी में है। और राज ओलिव नाम से राजस्थान की खुद की जो है वो तेल ब्रांड कंपनी है, जो कि राजस्थान के बाहर भी बहुत इसमें बिकती है। तो राज ओलिव के नाम से जो है वो अच्छी बिकती है, जो आयातित तेलों के मुकाबले सस्ती और गुणवत्ता में बेहतर है, और राजस्थान के बाहर इसकी अच्छी खासी खपत है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। राजस्थान सरकार जो अच्छे इनोवेशन कर रही है इस मामले में, ठीक है। आगे एक और जो स्लाइड है वो आप देख लीजिए, जो हमने अब तक पढ़ा है उसको मैंने कोशिश की है कि एक स्लाइड के रूप में जो है वो कंपाइल कर दिया जाए। मैंने कहा था कि जितना पढ़ा है हमने उसको कंपाइल कर दिया है आपके इजी करने के लिए। ये शॉर्ट नोट्स हैं कि लास्ट में जाते जाते आप देख जाओ एक एक पेज, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरी यूएसपी है भाई, मैं तो दुनिया को सारे दिन यही ज्ञान देता रहता हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप बनाओ चाहे मत बनाओ, मैं बना के दे रहा हूँ, इसको पढ़ जरूर जाना लेकिन ठीक है दादा, ये तो पढ़ना आपको पड़ेगा, मैं पढ़ नहीं सकता। शॉर्ट नोट बना सकता हूँ, मैंने बना दिए हैं, आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अवेलेबल कैसे होंगे,
वो बात मैं कर चुका हूँ। फिर से बता देता हूँ आपको, एटीएस हब के नाम से प्ले स्टोर पर जाना है। एटीएस हब के नाम से आपको जो है वो ऐप मिल जाएगा, वहाँ आपको कोर्स मिलेगा वीडियो का कृषि एवं आर्थिक विकास के नाम से, और आपको जो है ये सारा कंटेंट वहाँ अवेलेबल होगा पीडीएफ में। एक पीडीएफ जो है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, एक पीडीएफ जो जो रो है जिसमें आप खुद कुछ कर सके, लिख सके, प्रिंट निकाल के, वो आपको मिल जाएगी। मैं अपनी पीडीएफ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने गोले किए हैं, कोशिश करना कि उन चीज़ों को थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उनमें इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण जो विषय हैं, महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो उनमें आपको ध्यान रहे। जैसे इसे आप हम कह ही रहे हैं टर्नओवर वगैरह, ठीक है। कई जगह जो है वो एग्ज़ाम में कारोबार की जगह टर्नओवर शब्द भी आपको मिल सकता है। इम्पोर्टेंट क्या है, ये रकम, ठीक है। यहाँ पे इनमें क्या है, ये रकम। तो जहाँ जहाँ जो चीज़ें ज़रूरी हो सकती है वो मैंने आपको अवेलेबल करा दी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसे हम खनिज आधारित उद्योगों पर जो है वो बात करेंगे। हो सकता है दोनों की पीडीएफ आपको कंबाइंड मिल जाए, लेकिन कंटेंट आपको पूरा मिल जाएगा। कंबाइंड पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसमें दोनों चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।